Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, विनायक कोचिंग पलसाना के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की बात करते हैं। जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में कालीबंगा सभ्यता और आहड़ सभ्यता के बारे में बात की थी। आज उससे आगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में हम अगली सभ्यताओं की बात करते हैं। दोस्तों बात करेंगे गणेश्वर सभ्यता की। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर, नीम का थाना सीकर से प्राप्त होती है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियों में आती है दोस्तों कांतली नदी। घग्गर, साबी, रूपनगढ़, मंथा, रूपारेल इन नदियों में आती है कांतली नदी, जिसे आंतरिक प्रवाह की नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियों से। सीकर जिले में है खंडेला की पहाड़ियाँ, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता खोजी गई थी। दोस्तों इस सभ्यता को, गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, पुरातत्व का पुष्कर और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता, जो नीम का थाना सीकर से प्राप्त होती है, कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। इस सभ्यता के खोजकर्ता रतनचंद्र अग्रवाल थे। रतनचंद्र अग्रवाल के द्वारा ये सभ्यता खोजी गई थी, ये इसके खोजकर्ता थे। फिर बात करें विशेषताओं की, तो इस सभ्यता में से प्राप्त विशेषताओं में मछली पकड़ने के कांटे, सलाइयाँ, भाले, तीर, मृदभांड, यानी ये सभी जितने भी जो उपकरण थे वो तांबे के बने हुए थे। इनके अलावा मृदभांड प्राप्त हुए लगभग 2000 तांबे के उपकरण, यानी जो तांबे के उपकरण या औजार वगैरह प्राप्त हुए हैं, कांटे वगैरह, ये काफ़ी मात्रा में मिले हैं। और जो भी तांबे के औजार मिले हैं उनमें तांबे की सबसे ज़्यादा मात्रा, 99% तांबे की मात्रा थी। उनमें सर्वाधिक तांबे की मात्रा वाले उपकरण प्राप्त होते हैं। पत्थरों के बांध प्राप्त हुए हैं, पत्थर के बांध, ये सब विशेषताएं देखने को मिलेंगी हमें गणेश्वर सभ्यता से। इनके अलावा दोस्तों इस सभ्यता से मछली पकड़ने के कांटे वगैरह प्राप्त होते हैं। और इन सब से अनुमान लगाया गया है कि ये जो कांतली नदी थी ये 12मासी नदी थी। दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना से प्राप्त होती है, कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसके खोजकर्ता है रतनचंद्र अग्रवाल, इनके द्वारा खोज की गई थी इसकी गणेश्वर सभ्यता की। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है।
ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, जबकि ताम्रवती सभ्यता या ताम्रवती नगरी आहड़ को कहा जाता है। तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहेंगे, पुष्कर को कहा जाएगा। विशेषताओं की बात करें तो मछली पकड़ने के कांटे, सलाइयाँ, कुल्हाड़ी, भाले, तीर, मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, जबकि जो बांध बने हुए उनमें पत्थरों का प्रयोग किया गया है, मकान वगैरह थे उनमें पत्थरों का प्रयोग हुआ है। ये सारी विशेषताएं कौन सी किस सभ्यता की हैं? गणेश्वर सभ्यता की। अब बात करते हैं कि ये जो भी उपकरण प्राप्त होते हैं उनमें तांबे का प्रयोग किया गया था, ताम्र उपकरण थे ये। तो इन ताम्र उपकरणों में 99% तांबे की मात्रा, यानी तांबे की मात्रा कितने परसेंट थी इनमें? 99%। इनके अलावा अगली सभ्यता की बात करें हम, बैराट सभ्यता की। बैराट सभ्यता जयपुर, विराटनगर, जयपुर। बाणगंगा नदी के किनारे विकसित होती है, या बाणगंगा नदी के किनारे प्राप्त हुई थी ये। बाणगंगा या अर्जुन की गंगा, इस नदी को अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बाणगंगा नदी को। विराटनगर प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। जनपद काल में मत्स्य जनपद की राजधानी, जो वर्तमान जयपुर जिले में है। खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी। इनके द्वारा 1936 में इस सभ्यता की खोज की गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि जो बैराट सभ्यता है इसकी सबसे पहले खोज की जाती है 1837 में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्ट के द्वारा। कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 में सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। और इस कैप्टन बर्ट को बैराट से मौर्यकालीन शासक अशोक का एक शिलालेख प्राप्त हुआ था, जिसे भाब्रू शिलालेख के नाम से जाना गया। भाब्रू शिलालेख कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 में खोजा गया था और ये मौर्य शासक अशोक के बारे में जानकारी देता है। मौर्य शासक अशोक की जानकारी देने वाला अभिलेख जो भाब्रू शिलालेख है ये बैराट से प्राप्त होता है। इस शिलालेख से हमें अशोक के बारे में बौद्ध धर्म का अनुयायी होने की जानकारी मिलेगी। इनके अलावा अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था को प्रकट करता है ये शिलालेख। अशोक का सबसे लंबा लघु शिलालेख है भाब्रू का शिलालेख। इसमें अशोक अपने आप को मगध का शासक कहता है कि अशोक के मगध का शासक होने का प्रमाण देने वाला शिलालेख भी यही है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ, इन सब की जानकारी यहीं से मिलेगी। इनकी जानकारी भी इसी भाब्रू शिलालेख से प्राप्त होती है। 1840 में इस शिलालेख को द बंगाल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कलकत्ता में है यह संग्रहालय, वहाँ पर इसे स्थानांतरित कर दिया गया। तो भाब्रू शिलालेख वर्तमान कलकत्ता में है। फिर दूसरी बार 1872 में अलेक्जेंडर कनिंगम के सहायक कार्लाइल ने फिर से यहाँ पर खोज की और यहाँ से एक अशोककालीन एक शिलालेख और प्राप्त होता है जो वर्तमान में भीम डूंगरी की तलहटी में स्थित है। यानी जो बैराट में भीम डूंगरी है, भीम डूंगरी, बिज्जक की पहाड़ी,
ये कुछ पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, उस पहाड़ी की तलहटी में है कार्लाइल के द्वारा खोजा गया 1871-72 का अशोककालीन शिलालेख, जो कि वहीं पर है। इनके अलावा यहाँ अन्य विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में सवर्ण मंजूषा, या सोने का कलश, सोने का कलश यानी जयपुर के शासक थे राम सिंह, सवाई राम सिंह, और उनके दीवान थे कीताजी खंगारोत, उनके द्वारा भी यहाँ पर खोज की जाती है और उन्हें ये स्वर्ण मंजूषा सोने का कलश प्राप्त होता है। और इसमें कुछ अस्थियां पाई गई या अस्थियां मिलती हैं और उन अस्थियों के बारे में माना गया कि ये महात्मा बुद्ध के अवशेष, महात्मा बुद्ध के अवशेष माने गए हैं। इनके अलावा यहाँ से हूण शासक मिहिरकुल, तोरमान, मिनांडर, ये विदेशी शासक हैं, इनके बारे में जानकारी मिलती है। मिहिरकुल ये हूण शासक था। इस मिहिरकुल के द्वारा यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बौद्ध स्तूपों को तुड़वाने के प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है ये बैराठ, बौद्ध धर्म की जानकारी देने वाला स्थल है बैराठ। यहीं पर चीनी यात्री हवेन सांग के द्वारा इस सभ्यता स्थल या बैराठ की यात्रा की गई थी और बैराठ के लिए हवेन सांग ने पारयात्र शब्द का प्रयोग किया था, पारयात्र शब्द का प्रयोग किया था हवेन सांग ने। दोस्तों ध्यान रखोगे ये जो हवेन सांग थे, हवेन सांग 629 ईस्वी में अपने भारत में आते हैं और उस समय भारत में हर्षवर्धन का शासनकाल था। हर्षवर्धन के शासनकाल में इनका भारत आगमन होता है और हर्षवर्धन के द्वारा जो प्रयाग महामोक्ष परिषद का आयोजन किया गया था उसमें एक प्रयाग महामोक्ष परिषद की अध्यक्षता भी की थी हवेन सांग ने। जो वहाँ पर धर्मसभा थी उस धर्मसभा के अध्यक्ष भी बने थे हवेन सांग। तो हवेन सांग ने भीनमाल की यात्रा की और भीनमाल के पीलो बोलो शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद ये बैराठ की ओर आए, बैराठ के लिए इन्होंने पारयात्र शब्द का प्रयोग किया। हवेन सांग की पुस्तक का नाम था दोस्तों CU की। इस पुस्तक में ये सब जानकारियाँ मिलेंगी। इनके अलावा मिनांडर और तोरमान की मुद्राएं प्राप्त होती यहाँ से। 1999 में यहाँ खुदाई में गौल बौद्ध मंदिर, गौल बौद्ध मंदिर और स्तूप, इनके प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। गौल बौद्ध मंदिर और स्तूपों के प्रमाण भी देखने को मिलेंगे। 1999 खुदाई में यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये सभी हमें बैराठ सभ्यता से प्राप्त होते हैं। एक बार फिर से देखोगे बैराठ सभ्यता विराटनगर जयपुर, विराटनगर प्राचीन जनपद काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। बाणगंगा या अर्जुन की गंगा नदी के किनारे विकसित होती है। इस सभ्यता की खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने, जबकि अन्य खोजकर्ता है नील रत्न बनर्जी, वो अन्य खोजकर्ता थे इसके। इन सबसे पहले 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा, अंग्रेज अधिकारी थे, उनके द्वारा सबसे पहले यहाँ एक शिलालेख खोजा गया जिसमें हमें मौर्य कालीन शासक अशोक के बारे में जानकारी मिलेगी। ये जो शिलालेख था वो एक पहिए की आकृति पर गुदा हुआ था, गोल पहिए की आकृति पर गुदा हुआ था और इससे हमें मौर्य कालीन शासक अशोक के मगध का सम्राट होने की जानकारी, अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने की जानकारी और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ, इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी हमें भाब्रू शिलालेख से। अशोक का सबसे लंबा लघु शिलालेख है भाब्रू शिलालेख, जो वर्तमान में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में रखा हुआ है। और ये जो शिलालेख था वो पहिए की आकृति की चट्टान पर बुष्टोफेदन लिपि में लिखा हुआ था, बुष्टोफेदन लिपि में लिखा हुआ था।
दूसरा शिलालेख प्राप्त होता है 1873 में कार्लाइल के द्वारा, जो अलेक्जेंडर कनिंगम के सहायक थे, इनके द्वारा खोजा गया था। ये भीमडूंगरी की तलहटी से प्राप्त होता है ये शिलालेख। अब इस बैराट सभ्यता की जो लिपि थी वो थी दोस्तों शंख लिपि। शंख लिपि बैराट सभ्यता की अगर लिपि पूछा जाए तो शंख लिपि ध्यान रखोगे। फिर विशेषताओं की बात करें तो सोने का कलश या स्वर्ण मंजूषा जिसमें अस्थियां पाई गई हैं और महात्मा बुद्ध की अस्थियां मानी गई हैं, ये प्राप्त होती हैं जयपुर शासक राम सिंह के शासनकाल में। इनके अलावा मिहिरकुल, ये जो हुण शासक था, मिहिरकुल के द्वारा बैराट का सर्वनाश करने का उल्लेख मिलता है। तोरमान और मिनांडर की मुद्राएं, यूनानी शासक तोरमान मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। 1999 की खुदाई में यहाँ से गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप वगैरह, मंदिर वगैरह, इन सब के प्रमाण मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी अपने बैराट सभ्यता की विशेषताएं। और एक बात और ध्यान रखो कि बैराट सभ्यता के लिए या बैराट के लिए पारयत्र शब्द का प्रयोग करने वाले चीनी यात्री थे ह्वेन सांग, जिन्होंने राजस्थान में सबसे पहले भीनमाल, जो महाकवि माघ की जन्मस्थली है भीनमाल, वहाँ की यात्रा की थी। वहाँ से फिर ये बैराट की ओर आते हैं और इनकी पुस्तक का नाम था सीयू की, और ये भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं। सुनारी सभ्यता, झुंझुनू, इस सभ्यता की खोज 1980-81 के दौरान राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा की जाती है। इस सभ्यता से, यानी इस सभ्यता को लोह युगीन सभ्यता भी कहा जा सकता है। इस सभ्यता से हमें, या इसकी विशेषताओं की बात करें तो लोह अयस्क, लोह अयस्क गलाने की प्राचीनतम भट्टियां, यानी भारत में लोहा अयस्क गलाने की प्राचीनतम भट्टियां, इनके प्रमाण सुनारी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। इनके अलावा एक लोहे का प्याला, तीर, भाला, ये सभी इसी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। संपूर्ण भारत में ये जो लोहे का प्याला है वो इसी सभ्यता से प्राप्त हुआ था। माना जाता है कि इस सभ्यता की, या इस सभ्यता को आर्यों के द्वारा बसाया गया था। यानी लोह युगीन सभ्यता की शुरुआत वैदिक सभ्यता में मानी गई है। वैदिक सभ्यता में ही सबसे पहले लोह धातु की खोज हुई थी, इसलिए लोह युगीन सभ्यता की शुरुआत उसी समय से मानी जाती है। और ये सभ्यता भी लोह युगीन सभ्यता है। इस सभ्यता से हमें मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं, यानी मौर्यकालीन सभ्यता या मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं इस सभ्यता से। तो दोस्तों ध्यान रखोगे कि एक तो सुनारी सभ्यता, सुनारी, नौह सभ्यता भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, और जो अभी अपन ने पढ़ा बैराट, ये इन सभी सभ्यताओं से हमें मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो सुनारी सभ्यता झुंझुनू से प्राप्त होगी। राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा इसकी खोज 1980-81 के दौरान की गई थी। विशेषताओं की बात करें तो यहाँ से लोहे की प्राचीनतम भट्टियाँ, यानी लोहा अयस्क गलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली हैं। भारत की प्राचीनतम भट्टियाँ मानी गई हैं। लोहे का प्याला, तीर और भाला प्राप्त होता है यहाँ से। और इस सभ्यता से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। इनके अलावा राजस्थान में बैराठ, सुनारी, नौह और जोधपुरा, इन सभी सभ्यता स्थलों से हमें मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं।
बालाथल सभ्यता, वल्लभ नगर उदयपुर। वल्लभ नगर उदयपुर से प्राप्त होती है बालाथल सभ्यता। वल्लभ नगर यहाँ पर एक भैंस प्रजनन अनुसंधान केंद्र भी है वल्लभ नगर में। इस सभ्यता की खोज 1993 के दौरान के लगभग वीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में की गई थी। इनके नेतृत्व में की जाती है। इस सभ्यता से हमें आहड़ सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष प्राप्त होंगे। आहड़ से मिलते जुलते। इनके अलावा बात करें तो इस सभ्यता से हमें कपड़े का बुना हुआ टुकड़ा, राजस्थान का दूसरा सभ्यता स्थल है बैराठ के बाद। राजस्थान का बैराठ के बाद दूसरा सभ्यता स्थल है जहां से हमें कपड़े का बुना हुआ या वस्त्र का बुना हुआ टुकड़ा प्राप्त हुआ है। पहला बैराठ से, दूसरा प्राप्त होता है बालाथल सभ्यता से। इनके अलावा लोहे गलाने की भट्टियां, लोहे गलाने की भट्टियां प्राप्त होती हैं यहां से। गाय बैल की मरण मूर्तियां, और एक कंकाल प्राप्त हुआ है। और ये कंकाल लगभग 4000 वर्ष पुराना है, जो कि भारत का सबसे प्राचीनतम कुष्ठ रोग का प्रमाण माना गया है। भारत में कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण माना गया है, जो लगभग 4000 साल पुराना है। तो बालाथल सभ्यता की विशेषताओं की बात करें तो वल्लभ नगर उदयपुर से प्राप्त होगी। वीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में इसकी खोज की गई थी। या इस सभ्यता से आहड़ से मिलते जुलते विशेषताएं प्राप्त होंगी। कपड़े से बुना हुआ वस्त्र या टुकड़ा, ये बैराठ के बाद ये दूसरा सभ्यता स्थल है जहाँ से कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होगा। लोहे गलाने की भट्टियाँ, लगभग 5 के लगभग भट्टियाँ प्राप्त होती हैं यहाँ से। गाय बैल की मरण मूर्ति, कुत्ते की मूर्ति प्राप्त होती है। एक कंकाल मिला है जो लगभग आज से 4000 साल पुराना है, और जो कुष्ठ रोग का भारत का सबसे प्राचीनतम प्रमाण माना गया है। कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण। इनके अलावा माना गया है कि इस सभ्यता के लोग कृषि, पशुपालन, शिकार, इन सब के बारे में इन सब से परिचित थे। एक दुर्गनुमा इमारत भी प्राप्त होती है यहाँ से, और 11 कमरों का एक भवन भी प्राप्त हुआ है। दुर्गनुमा इमारत और 11 कमरों का भवन, ये भी इसी सभ्यता में ध्यान रखोगे, बालाथल सभ्यता में। फिर दोस्तों बात करते हैं अपन ओझियाना सभ्यता की। ओझियाना सभ्यता भीलवाड़ा। ओझियाना सभ्यता ओझियाना सभ्यता भीलवाड़ा, इसकी खोज राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा की गई। राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा इसकी खोज की जाती है। ओझियाना सभ्यता में भी हमें आहड़ से मिलते जुलते अवशेष प्राप्त होंगे। आहड़ सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष प्राप्त होते हैं हमें ओझियाना सभ्यता से। इस सभ्यता से हमें गाय बैल की मरण मूर्तियां,
गाय बैल की मृण मूर्तियां प्राप्त होंगी और जिन्हें ओजियाना बुल नाम दिया गया है। ओजियाना बुल के नाम से जाना गया है इनको। इनके अलावा इसमें जो गाय बैल की मूर्तियां वगैरह हैं, इनमें सफेद रंगों का प्रयोग किया गया है। एक बार फिर से देखोगे, ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा से प्राप्त होगी। राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा इसकी खोज की गई। आहट सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष प्राप्त होंगे। गाय बैल की मृण मूर्तियां प्राप्त होंगी और जो बैल की मूर्ति प्राप्त हुई उसे ओजियाना बुल कहा गया है। एक तो देखो अपने पढ़ा था बनासियल बुल, बनास संस्कृति या जो आहड़ सभ्यता से थी वहां से जो टेराकोटा पद्धति से बनी हुई बैल की मूर्ति प्राप्त हुई थी उसे बनासियल बुल कहा गया था। और जो ओजियाना बुल है, ओजियाना सभ्यता से हमें जो बैल की मृण मूर्ति प्राप्त, मिट्टी की मूर्ति जो प्राप्त होगी उसे कहेंगे ओजियाना बुल। इनके अलावा दोस्तों कुराड़ा सभ्यता, कुराड़ा सभ्यता नागौर, इसकी खोज स्वतंत्रता से पहले लगभग 1934 के लगभग खोज कर ली गई थी इसकी। यहाँ से हमें तांबे के उपकरण प्राप्त होंगे, ताम्र उपकरण लगभग 104 के लगभग तांबे के उपकरण प्राप्त होते हैं। इसलिए इस कुराड़ा सभ्यता को औजारों की नगरी कहा जाता है। औजारों की नगरी कुराड़ा सभ्यता को कहा गया है। कुराड़ा नागौर, तांबे के उपकरण लगभग 104 के लगभग तांबे के उपकरण प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे औजारों की नगरी के नाम से जाना गया है। स्वतंत्रता से पूर्व इसकी खोज कर ली गई थी कुराड़ा सभ्यता की। तो बात करते हैं जोधपुरा सभ्यता की। जोधपुरा सभ्यता जयपुर और ये साबी नदी के किनारे प्राप्त हुई थी ये सभ्यता। अब इस सभ्यता से हमें लौह अयस्क या लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त होती हैं। मौर्यकालीन सभ्यता से संबंधित अवशेष प्राप्त होते हैं। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष और कपिस्वर्णीय मृद भांड, कपिस्वर्णीय मृद भांड पत्रों का 1 मीटर तक का जमाव प्राप्त हुआ है। मृद भांडों में कपिस्वर्णीय मृद भांडों का प्रयोग किया गया था और इनका 1 मीटर तक जमाव पाया गया है इनमें, जोधपुरा सभ्यता में। इनके अलावा गुरारा सभ्यता, गुरारा सभ्यता की बात करें तो खंडेला से प्राप्त होती है और इस सभ्यता से हमें पंचमार्क लगभग 2744 पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए थे। गुरारा सभ्यता, नगर सभ्यता ये हमें टोंक से प्राप्त होती है जो मालव जनपद से संबंधित थी। मालव जनपद या करकोटा नगर के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ से भी हमें प्राचीन या आहत या पंचमार्क सिक्के, आहत या पंचमार्क सिक्के इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। गरदड़ा सभ्यता की बात करें, ये बूंदी से प्राप्त होती है गरदड़ा सभ्यता, बूंदी। और यहाँ से हमें प्राचीनतम शैल चित्र और इन चित्रों को दोस्तों बर्ड रॉक राइडर पेंटिंग कहा गया है। बर्ड रॉक राइडर पेंटिंग के नाम से जाना गया है। प्राचीनतम शैल चित्र प्राप्त होते हैं। चट्टानों पर उकेरे हुए पशु पक्षियों के चित्र प्राप्त हुए हैं
जिनको बर्ड रॉक राइडर पेंटिंग के नाम से जाना गया है। गरदड़ा सभ्यता, गरदड़ा गांव बूंदी से प्राप्त होती है, जो प्राचीनतम शैल चित्रों के प्रमाण दर्शाते हैं। बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा, बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा। बागोर सभ्यता को, इसके उत्खनन स्थल को महासतियों का टीला कहा जाता है। महासतियों का टीला। इस बागोर जो सभ्यता है, इस बागोर सभ्यता से लगभग 5000 ईसा पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य, यानी भारत में सबसे पहले पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण हमें बागोर सभ्यता से देखने को मिलेंगे। इनके अलावा दोस्तों बात करेंगे हम भरतपुर की 2 सभ्यताओं की भी बात कर लेते हैं। एक मल्लाह सभ्यता है और एक है नौह सभ्यता। नौह सभ्यता ये भरतपुर से प्राप्त होती है। नौह सभ्यता से हमें 105 मीटर ऊंची यक्ष की मूर्ति देखने को मिलेगी। यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है, या जोख बाबा, या जोख बाबा की मूर्ति प्राप्त हुई है। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। यह स्वास्तिक का चिन्ह एक बागोर सभ्यता से भी प्राप्त होता है। तो स्वास्तिक का चिन्ह यक्ष बाबा या जोख बाबा की 1.5 मीटर ऊंची प्रतिमा प्राप्त होती नौह सभ्यता से। नौह के अलावा एक सभ्यता है मल्लाह सभ्यता। मल्लाह ये भी भरतपुर से प्राप्त होती है, मल्लाह सभ्यता। और यहाँ से हमें एक तांबे का हारपून प्राप्त होगा। तांबे का हारपून। अब यहाँ हारपून से ध्यान रखोगे कि जो अंटार्कटिका प्रदेश में रहने वाली जो एस्किमो जनजाति है, टुंड्रा प्रदेश, सॉरी, एस्किमो जनजाति टुंड्रा प्रदेश की एक जनजाति है, उनके द्वारा, एस्किमो जाति के द्वारा मछलियों का शिकार करने के काम में जो तांबे का एक भाला काम में लिया जाता है उसको हारपून कहते हैं। तो उसी प्रकार का एक तांबे का हारपून प्राप्त होता है मल्लाह सभ्यता से। इनके अलावा जो रेड सभ्यता है, टोंक में प्राप्त होती है रेड सभ्यता। इसे एशिया का टाटा नगर कहते हैं। एशिया का टाटा नगर, क्योंकि यहाँ से प्राचीनतम सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे एशिया का टाटा नगर कहते हैं। नगरी सभ्यता, एक पढ़ी अपन ने नगर सभ्यता। नगर सभ्यता है टोंक में, और जो नगरी सभ्यता है वो प्राप्त होती है दोस्तों चित्तौड़ में। प्राचीन काल में सीवी जनपद की राजधानी थी, सीवी जनपद की राजधानी। और यहाँ से हमें कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं, और इनके अलावा एक प्राचीनतम वैष्णव मंदिर का प्रमाण भी मिलेगा। प्राचीनतम वैष्णव मंदिर का प्रमाण भी हमें इसी सभ्यता से देखने को मिलता है। तो जैसे मंडोर सभ्यता, जोधपुर, यहां से में रावण और मंदोदरी के विवाह की चौरी प्राप्त होगी। 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ प्राप्त होती है मंडोर सभ्यता से। इनके अतिरिक्त लगभग सभ्यताओं की अपन ने बात कर ली है। एक सभ्यता है जैसे सोंथी सभ्यता। कालीबंगा की खोज के बाद डॉक्टर अमलानंद घोष के द्वारा 1953 में सोंथी सभ्यता बीकानेर की खोज की गई थी, और यहाँ से कालीबंगा जैसे अवशेष प्राप्त होते हैं, इसलिए सोंथी को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। और एक सभ्यता की और बात करेंगे दोस्तों हम, रंगमहल सभ्यता। तो रंगमहल सभ्यता ये हनुमानगढ़ से प्राप्त होती है। ये सभ्यता भी घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी, और इस सभ्यता से हमें गुरु शिष्य की प्रतिमा और गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का अंकन, भगवान श्री कृष्ण जो गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण हैं, इनका अंकन प्राप्त होता है। ये
ऐसी मूर्ति केवल और केवल यहीं से, जो ऐसा अंकन है वो केवल और केवल यहीं से प्राप्त हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो के साथ।